मामला लीगल है कि 8 एपिसोड में स्वागत है आप सभी का, जिसका नाम है लॉ एंड जस्टिस। अब हमारे जो त्यागी जी हैं, जिनको जज बनने का ऑफर आया था, वो इस एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। एम करता हूं 50 लाइक आप लोग कर देंगे तो मैं और भी बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज की स्टोरी आप लोगों के बीच लाता रहूंगा और आप लोगों को एंटरटेन करता रहूंगा। ये फाइनल एपिसोड है तो बने रहिए लास्ट तक और भाई भर भर के लाइक कीजिए। दिखाया जाता है दिल्ली राजधानी में एक महिला है जिसका नाम है शक्ति। उसे लूटपाट किया गया है और उसको चाकू मारा गया है और उस महिला की हत्या हो गई है। ये काम 3 लोगों ने किया है। फिर ये कहानी स्विच हो जाती है पड़पड़गंज कोर्ट में, जहां पे एक वकील कहता है कि उन लोगों का एनकाउंटर कर देना चाहिए। दूसरी वकील कहती है आप सिविलियन जैसी बातें मत कीजिए, इनका एनकाउंटर हो गया तो इनका केस नहीं मिलेगा और जिस वकील को इन तीनों लड़कों का केस मिलेगा उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। वो वकील कहता है मैडम आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो क्या? वहीं त्यागी जी को दिखाया जाता है कि वो बोलते हैं शक्ति के फैमिली वालों के साथ सारे वकील है और पटपड़गंज कोर्ट जो है वो उन 3 लोगों का केस नहीं लेगा। कोई भी वकील यहां से उन 3 लोगों का केस नहीं उठाएगा। अब त्यागी जी और मुंशी जी आमने सामने बैठे रहते हैं। त्यागी जी पूछते हैं मुंशी जी से कि आपने क्या सोचा है? मुंशी जी कहते हैं कि भोरे ने अभी तक एफआईआर फायर नहीं की है तो हो सकता है वो आगे भी नहीं करेगा। लेकिन त्यागी बोलता है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं जजशिप के बारे में बात कर रहा हूं। आप बताइए मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुंशी जी कहते हैं कि मैंने अभी उसके बारे में नहीं सोचा है, ये फैसला तुम्हें लेना पड़ेगा क्योंकि ये एक अग्नि परीक्षा है। अब जो शक्ति है जिसका मर्डर हुआ था उसका केस आता है हमारे पड़पड़गंज कोर्ट में। दिखाया जाता है मुंशी जी को। मुंशी जी जो है वो पीपी साहब को ये केस सौंपते हैं और कहते हैं कि ये केस आपके यहाँ तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि आप काबिल वकील है। पीपी साहब बोलते हैं कि मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन ये केस नहीं लड़ूंगा क्योंकि एक पुलिस वाला है जिसका नाम है पेप्सो, उसी ने उन 3 लड़कों को पकड़ा है और पेप्सो ने पिछली बार पीपी साहब के साथ बहुत ज्यादा गलती की थी। अब भाई पेप्सो बोलता है कि वकील साहब अब माफ कर दीजिए ना, एक ही गलती को कितनी बार रगड़ोगे? तब भी वकील साहब नहीं मानते। लेकिन मुंशी जी के कहने पे पीपी साहब मान जाते हैं और वो कहते हैं कि हम काबिल वकील तो है लेकिन ना तो हमें ग्रुप मिलता है कि ताकि हम इतना बड़ा केस सॉल्व कर सके और ना ही हमें कोई कमरा दिया जाता है ताकि हम इन्वेस्टिगेशन कर सके। मुंशी जी कहते हैं हाँ तो मैं ग्रुप दे रहा हूं और पेप्सो कहता है अरे मैं कमरा दे रहा हूं आप लोगों को, जी भर के इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा और कमरा तो एकदम ताजमहल है। जब लोग कमरा देखते हैं तो एकदम सड़ियल सा कमरा होता है और वकील साहब कहते हैं ये ताजमहल है, इससे अच्छा तो कचरे वाली बाल्टी होती है। इस टीम में आते हैं लॉ एंड ऑर्डर नई लॉयर जिनका नाम है अनन्या श्रॉफ और इसी के साथ दलील भी जुड़ जाते हैं उस ग्रुप में और ये लोग सारे लोग मिलकर छानबीन करने लग जाते हैं कि कैसे हम उन तीनों लड़कों को दोषी ठहराएं, क्योंकि वो तीनों लड़के जो है वो भाग गए थे और उन तीनों लड़कों ने सबूत भी मिटा दिया था। अब सबूत के लिए इन्हें चार्जशीट फाइल करनी होती है और चार्जशीट अगर इन्होंने फाइल नहीं की तो ये तीनों जने छूट जाएंगे और कोई मतलब भी नहीं बनेगा। इस वजह से सारे वकील परेशान रहते हैं कि कैसे ना कैसे करके हम इन तीनों लड़कों को दोषी ठहराएंगे। इधर त्यागी जो है अपने दोस्त से पूछता है कि मैं जजशिप एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, तो उसका दोस्त कहता है देख भगवान मौका बार बार नहीं देता है, क्या पता तुझसे कोई और काम करवाना चाहता हो और तू जजशिप जो है एक्सेप्ट कर ले, तेरे को लोग माय लॉर्ड बोलेंगे और कोई भी जनाब बोलेगा उसको बाहर निकाल देंगे। इसके बाद वो हंसी मजाक करने लग जाता है लेकिन त्यागी परेशान रहता है। तब उसका दोस्त बोलता है ठीक है तो तू घोष साहब से बात कर ले, वो भी एक जज है, तो अगर तू जज बनेगा तो हो सकता है तुझे कोई एक्सपीरियंस दे दे। फिर ये कहानी वापस से शिफ्ट हो जाती है उसी कमरे में जहां पे बहुत सारी टीम बैठी हुई है और इन्वेस्टिगेशन के लिए सबूत जुगाड़ रही है कि कैसे ना कैसे करके उन 3 लड़कों को फंसा दिया जाए। अनन्या श्रॉफ कहती है ये हम कैसे करेंगे और पीपी साहब कहते हैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तभी पीपी साहब का एक क्लाइंट आ जाता है जो कान से मैल निकालता है और वो बोलता है कि मालिक हम आ गए हैं, आप कहिए तो हम आपका कान का मैल निकाल दें। लेकिन पीपी साहब कहते हैं अरे तुम फोन करके क्यों नहीं आते हो, बार बार मुझे परेशान क्यों करते हो, जाओ जाके बाहर बैठो, अभी मैं काम कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है चाय वाले घोष साहब और हमारे त्यागी जी पे। त्यागी जी जो है वो जाते हैं जज साहब के पास और पूछते हैं कि मैं जजशिप ज्वाइन करूं या नहीं करूं। घोष साहब कहते हैं आप बिल्कुल मत करना क्योंकि जज की रेस्पेक्ट कोई नहीं करता और वो चाय वाले को बुला के पूछते हैं अगर कोई कलेक्टर गलती करे तो किसके पास जाओगे? चाय वाले को नहीं पता रहता है। फिर वो पूछते हैं अगर कोई इस कोर्ट का जज गलती करे तो किसके पास जाओगे? तब चाय वाला बोलता है हाई कोर्ट के पास। और फिर जज साहब बोलते हैं देखो इसको भी पता है तो तुम जजशिप ज्वाइन मत करना। और फिर चाय वाला बोलता है अगर हाई कोर्ट वाले भी नहीं माने तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और चाय वाले को वो वहां से भगा देते हैं। इसके बाद घोष साहब बोलते हैं तुम वहां टिक भी नहीं पाओगे और वो मना कर देते हैं त्यागी को और कहते हैं कि देखना अगर तुम नहीं ज्वाइन करोगे ना तो तुम मुझे थैंक यू जरूर बोलोगे बाद में। तभी अगले सीन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो कमरा उन्हें मिला है उस कमरे में ये लोग बैठ के चार्जशीट बना रहे हैं। सारे वकील डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे उन तीनों को दोषी ठहराया जाए। पीपी साहब कहते हैं कि उन तीनों लोगों ने ड्रंक किया था और ड्रंक करके उन्होंने बस चलाया था। अब लॉ कहता है कि हाँ और उसका जो विटनेस है वो ठेके का वेटर है। पीपी साहब के पास एक पर्ची ले जाता है। तब भी अनन्या श्रॉफ कहती है वो अगर बस चला रहे थे तो उन पे ड्रंक एंड ड्राइव का भी चालान लगाना चाहिए और ऑर्डर कहता है कि इतने सीरियस केस में भी ड्रंक एंड ड्राइव का चालान लगाना चाहिए। तो पीपी साहब कहते हैं हाँ जरूर लगाना चाहिए क्योंकि इससे केस और स्ट्रांग हो जाएगा। अब अनन्या श्रॉफ कहती है हाँ ये बात तो सही है लेकिन उन्होंने स्टेशन से टिकट भी नहीं ली थी इसलिए उनका टिकट का भी चालान लगाना चाहिए। तो दलील साहब बोलते हैं कि अरे जब टिकट का चालान लगाया तो पान का भी चालान लगना चाहिए। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है त्यागी जो है वो जाता है हाई कोर्ट ताकि वो मना कर पाए अपने जजशिप के ऑफर को। जैसे ही वो जा रहा होता है वैसे ही वहां पे एक महिला जज मिलती है। त्यागी जो है इस महिला को बहुत अच्छी
अच्छी तरह जानता है और इन दोनों में हंसी मजाक भी हो जाती है। तब वो महिला कहती है कि कल तुम इलेक्शन हारे थे, आज तुम यहाँ पे आ भी गए। तब त्यागी कहता है नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं आया हूं, मैं मना करने आया हूं क्योंकि मुझे जजशिप का ऑफर आया था और मैं नहीं चाहता हूं कि ये काम करूं क्योंकि इसमें कोई किक नहीं है और मजा भी नहीं आता है। तब वो महिला बोलती है अच्छा ये बात है, तो चल मैं तुझे एक ऐसी जगह ले चलती हूँ जहां पे तुझे आज इस जजशिप का महत्व पता चलेगा। वो ले जाती है कोर्ट में और बताती है देखो त्यागी, वो जो जज है ना वो देखो कहां बैठा है और सारे वकीलों की नजर है ना जज पे है और जज जो है सारे वकीलों को देख रहा है, लेकिन जो दोषी है वो वकील से मदद मांगता है और जज से विनती करता है कि वो मुझे छोड़ दे। और इस जज के हाथ में उसकी जिंदगी और मौत का हिसाब है, वो चाहे तो एक पल में उसको जिंदगी दे सकता है और वो चाहे तो एक पल में उसकी जिंदगी ले सकता है। और इस वजह से वो कहती है कि अब थोड़ी देर में जज जो है वो डिसीजन लेगा कि ये जो दोषी है वो निर्दोष है या अपराधी है। तब जज जो है उसको बेल ग्रांटेड कर देता है और ये जो दोषी है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो जज महिला कहती है कि देखो त्यागी, अब जो जज है ना वो उठ के जाएगा और वकीलों से नजरें मिलाएगा, लेकिन एक पल के लिए वो दोषी से भी नजरें मिलाएगा और कहेगा कि जाओ मैंने तुमको आजाद किया। और उसकी खुशी बहुत ज्यादा होगी जज को भी और उस दोषी को भी कि मैं अब निर्दोष हो गया हूं और मैं अब दोषी नहीं रहा। इस वजह से त्यागी जो है ये देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि अरे यार जज बनने में क्या ही मजा आएगा, जब मैं एक फैसला सुना दूंगा ना तो मजा आ जाएगा। त्यागी और वो महिला रूम से बाहर आ जाते हैं और त्यागी पूछता है कि मुझ जैसा पापी एक अच्छा इंसान बन तो पाएगा ना। तब वो महिला कहती है हाँ हाँ ये वाला त्यागी तो नहीं, लेकिन जो जज की कुर्सी पे बैठेगा जरूर सही से इंसाफ देगा और लोगों को विश्वास दिलाएगा। फिर त्यागी को दिखाया जाता है कि वो अपने कैबिन में बैठा है, अपने ड्रावर से अपने पापा का दिया हुआ कड़ा पहनता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और दिखाया जाता है उन वकीलों को कि वो सबूत जुटाने में लगे हुए हैं और अब कोई सबूत है नहीं। वहां पे जो दो लड़के पकड़े गए थे वो तो विटनेस है, लेकिन एक तीसरा लड़का राजू जो है उसका कोई भी सबूत नहीं मिला है क्योंकि उस लड़की की बॉडी में से डीएनए मिले थे उन दोनों लड़कों के, लेकिन उस लड़के का कोई डीएनए नहीं मिला था। अब अनन्या श्रॉफ कहती है कि इस तीसरे लड़के का क्या करें, ये तो निर्दोष है ना, लेकिन पीपी साहब कहते हैं वो निर्दोष नहीं है और पेप्सो कहता है मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल निर्दोष नहीं है और मेरी गट फीलिंग कहती है इसे भी जेल में पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। अब अनन्या श्रॉफ कहती है आप लोग ऐसे ही किसी निर्दोष को फंसा नहीं सकते और वहां पे नर्स आई होती है, नर्स कहती है कि मैंने उसकी बॉडी में से ब्लड निकाल दिया है और पीपी साहब और जो पेप्सो हैं वो कर रहे हैं ये कि वो एक चाकू लेंगे बाजार से और उस पे राजू की उंगलियों के निशान लेंगे और उस पे डाल देंगे ब्लड उस लड़की का, ताकि ये जो मर्डर वेपन है वो बन जाए और ये जो केस है और स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि ऐसे केसेस में होता ये है कि जो दोषी होते हैं उनके सपोर्ट में कोई नहीं आता है और जिस पे ये जुर्म हुआ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग पार्टी होती है। अब भाई अनन्या श्रॉफ को गुस्सा आ जाता है कि ऐसे ही किसी निर्दोष इंसान को आप लोग नहीं फंसा सकते, मैं यहां से जा रही हूं। और वो बोल देती है कि नहीं मैं अब यहां पे काम नहीं करूंगी, वो यहां से निकल जाती है। इसके बाद उसके पीछे लॉ एंड ऑर्डर जाते हैं और वो उसको समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तू चल वापस से काम करने। लेकिन हमारे अनन्या श्रॉफ तो सत्यवादी है, वो कहां मानने वाली थी और वो विश्वास को फोन लगा देती है। तभी देखती है कि उसी राजू की मां जो है बोलती है कि मेरे बेटे को बचा लीजिए और अनन्या श्रॉफ कहती है देखिए मैं आपके साथ हूं, आप बताइए हुआ क्या था। और फिर उसकी मां सब कुछ बता रही होती है। यहीं पे अनन्या श्रॉफ जो है वो कहती है मैं पहले उस टीम के साथ काम कर रही थी जो दोषियों को पकड़ रही है, अब मैं उनके साइड नहीं हूं और मैं उन दोनों लड़कों की मदद नहीं करूंगी, मैं मदद करूंगी सिर्फ आपके बेटे की। लेकिन वो महिला बोलती थी नहीं नहीं मुझे मेरे बेटे राजू की मदद नहीं करवानी, मुझे तो ये मेरे छोटे बेटे की मदद करवानी है क्योंकि उसको पकड़ने पुलिस आई थी और उसके पास ये जो मर्डर वेपन था वो मेरे छोटे बेटे ने चुरा लिया था और मैं ये पुलिस को देने वाली थी, लेकिन बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि वो मेरे छोटे बेटे को भी ना उठा ले, क्योंकि ये मेरा छोटा बेटा जो है वो बहुत ज्यादा होशियार है। अब भाई विश्वास जो है वो बोलता है कि आंटी जी आप इसका भी ख्याल रखा करो, ये भी कुछ ज्यादा होशियार नहीं है, ये 18 लिख के बैठा है। अब अनन्या श्रॉफ जो है वो मर्डर वेपन लेके ले आती है अपने टीम के पास और कहती है ये लीजिए मर्डर वेपन, अब ये केस ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं वाह यार अनन्या श्रॉफ तुमने तो केस चुटकियों में सॉल्व कर दिया, हम तो मर्डर वेपन बनाने वाले थे। अब भाई पेप्सो कहता है कि इसका भी कोई भी तरीका नहीं है क्योंकि ये जो मर्डर वेपन है ये धो दिया गया है, अब उंगलियों के निशान तो मिट गए हैं। पीपी साहब कहते हैं देखो रूल तो 19वीं सदी में बन गए थे, लेकिन रूल को साबित करने का जो तरीका है वो 21वीं सदी तक भी नहीं बन पाया। अब पेप्सो कहता है कि आप बताइए वो तरीका जो हम अपना रहे थे वो सही है कि अब इन तीनों लड़कों को रिहा होने दें। अब अनन्या श्रॉफ कुछ नहीं कहती है और वो बोलती है कि ठीक है मुझे नहीं पता था कि लॉ और जस्टिस इतने अलग अलग होंगे, और वो वहां से चली जाती है। जैसे वो कार में बैठ के जा रही होती है पीपी साहब उसे रोक लेते हैं और कहते हैं अनन्या बेटा मुझे तुमसे थोड़ी देर बात करनी है, बाहर आओ। अनन्या श्रॉफ और पीपी साहब बात कर रहे होते हैं। पीपी साहब कहते हैं कि ये जो कान में लिया है जो आया है मेरे पास ये 20 साल पहले आया था, 20 साल पहले हम दोनों जवान थे और इसकी उम्र कोर्ट के चक्कर काटते काटते कट गई। इसका एक कच्चा घर था जो कि आंधी तूफान में उड़ गया था और इसने इंश्योरेंस कराया था, लेकिन अभी तक इसको मुआवजा नहीं मिला है। पहले इस पे दया भी आ जाती थी लेकिन अब तो दया भी नहीं आती है। पीपी साहब कहते हैं तो क्या इसका केस इंपॉर्टेंट नहीं है, अब बताओ तुम मैं शक्ति का केस लड़ूं या ये इसका केस लड़ूं जो 20 साल से चक्कर काट रहा है। और वो कान में लिया का केस अनन्या श्रॉफ को सौंप देते हैं कि जाओ तुम लड़ो इसका केस
और फिर अनन्या श्रॉफ जो है वो बोलती है कि मैं लड़ूंगी इसका केस, ये मेरा पहला क्लाइंट होगा। और वो कानमेलिया के पास जाती है और कहती है कि कानमेलिया जी आज से आप मेरी क्लाइंट है और आप मेरे पहले क्लाइंट है, और उसको गले लगा देती है। यहाँ पे अनन्या श्रॉफ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब ये कहानी स्विच हो जाती है त्यागी जी के चैम्बर में, जहां पे सुजाता आती है और कहती है त्यागी सर आप वकील थे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, आप अब जज बन जाएंगे तो और भी मजे आ जाएंगे। कुर्सी घूमती है और त्यागी को दिखाया जाता है वो एक मास्क लगा रखा है और वो कहता है कि ठीक है अब तुम मेरी बात सुनो, ये जो चैम्बर है ये खाली रह जाएगा और क्लाइंट आएंगे तो कहां छोड़ूंगा मैं उनको, तो अब से ये चैम्बर तुम्हारा हो गया। तब भाई सुजाता कहती है ये चैम्बर मेरा हो गया और मैं इतना बड़ा चैम्बर संभाल पाऊंगी। त्यागी बोलता है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले ही पीछे क्यों हट रही हो, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और सुजाता बोलते हैं मुंशी जी से, मुंशी जी बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा चैम्बर है, ले सुजाता आज से तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। यहाँ पे त्यागी जी का दोस्त बोलता है अबे मैं क्या करूंगा, मेरे को कहां छोड़ रहे हो। और फिर त्यागी लॉ एंड ऑर्डर को कहता है कि अब तुम भी असिस्टेंट रख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे उनकी सैलरी 6000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उनको सिर्फ 2 ही समोसे देने। अब लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो कहती है कि मैं आपकी सीट पे बैठूंगी, लेकिन त्यागी बोलता है ऐसा सोचना भी मत, यहां तो मुंशी जी बैठेंगे और तुम बैठोगी एसी के पास। और सुजाता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जो हमारे दोस्त है त्यागी जी के वो कहते हैं भाई मैं क्या करूंगा, मुझे क्यों लटका रहा है। और जो पड़पड़गंज कोर्ट है उन्हें बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट बना देता है उसके दोस्त को, और उसका दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और यहीं पे हमारे जो त्यागी सर है वो अपना मास्क हटाते हैं और मुंशी जी से पूछते हैं कि मैं बढ़िया तो लग रहा हूं ना, अब मेरे पे कोई दाग तो नहीं है ना। मुंशी जी कहते हैं नहीं तुम बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहे हो। और फिर हमारे जो त्यागी जी है वो अब इस चैम्बर को छोड़ के जा रहे होते हैं और तभी मुंशी जी खड़े होते हैं, क्योंकि मुंशी जी खड़े नहीं हो सकते थे और उनके पैर में प्रॉब्लम थी, और वो सर झुका के बोलते हैं माय लॉर्ड, और विश्वास भी माय लॉर्ड सर झुकाता है। यहाँ पे सारे लोग, सुजाता, अनन्या श्रॉफ, चाय वाला और जो बगई जी है वो बोलते हैं मैंने कहा था ना जीतेंगे तो त्यागी जी। और जैसे हर एक कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है, वहां इस वेब सीरीज में भी हैप्पी एंडिंग हो गई है। हमारे त्यागी सर जो है वो बहुत बड़े जज बन चुके हैं और वो अब इस चैम्बर को छोड़ के जा चुके हैं। सारे लोगों को अपनी अपनी पोस्ट मिल चुकी है, अनन्या श्रॉफ को भी अपना पहला केस मिल चुका है और ये 8 एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। ऐसी ही वेब सीरीज की स्टोरी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक मार दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और कमेंट में भर दो कि आपको नेक्स्ट कौन सी फेवरेट वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं जरूर लेके आऊंगा आप लोगों के बीच। तब तक के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सी यू, और आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करता रहूंगा।